तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी को कि आप लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप अपग्रेड कर रहे हो, सीधा अपन पेन पॉइंट्स पे आएंगे। और 16,000 या 17,000 किलोमीटर चलने के बाद अराउंड गाड़ी ने मुझे अभी तक के कुछ बाइक मैंने ली थी अराउंड जुलाई में। कुछ मुझे टाइम हो गया बाइक लेके, 1.5 साल, जुलाई 2024 में मैंने ये बाइक ली थी। लेकिन मेरे साथ उस टाइम पे एक स्कैम हो गया था। ब्रेक्स तो फिर लाजवाब है ही, नो डाउट। क्या बाइक है, क्या बाइक है, बहुत प्यारी है, मज़ेदार। हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप सब लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए और एक नंबर हो गए। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आपको ड्यूक 250 क्यों लेना चाहिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बाइक को कुछ 1.5 साल चला चुका हूँ, ऑलरेडी मैं इसको ओन करता हूँ। और मैंने ये गाड़ी अराउंड जो है 16,900 किलोमीटर चला चुकी है बाइक को, मतलब चल चुकी है गाड़ी। और अभी तक के मुझे गाड़ी में क्या क्या खर्चा आया, कितना कितना खर्चा आया, तो मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहो, वीडियो को एंड तक देखना। और आपको क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं सब एक्सप्लेन करूँगा। तो वॉच टिल दी एंड। बनता है मेरे को। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी को कि आप लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप अपग्रेड कर रहे हो एक स्कूटर से, लाइक आप 125 सीसी का या 110 सीसी का स्कूटर चलाते हो, या फिर जो भी है 150 सीसी की बाइक चलाते हो या 200 चलाते हो, तो आपको ये बाइक अपग्रेड करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो आपको पूरा देखना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो लेट्स गो स्टार्ट द व्लॉग। बाइक मैंने ली थी अराउंड जुलाई में। कुछ मुझे टाइम हो गया बाइक लेके, 1.5 साल, जुलाई 2024 में मैंने ये बाइक ली थी। लेकिन मेरे साथ उस टाइम पे एक स्कैम हो गया था। तो अभी तक मुझे कितने खर्चे आए बाइक के अंदर मैं सब बताता हूँ। कि ये जो टायर्स है मैंने न्यू लगवाए। ये टायर्स कुछ मेरे 13,000 के आसपास टकले हो चुके थे और अराउंड उसमें कुछ 6 या 7 पंचर निकले थे। तो ये जो टायर है कंपनी के दो डिफरेंट आते हैं, क्या नाम है इसका, मिशेलिन के आते हैं मेरे ख्याल से, या मिशेलिन के आते थे, मिशेलिन के नहीं, कोई मेरे ख्याल से 390 मैक्सिलर के आते थे, इसमें MRF के आते थे। तो ये टायर मैंने 13,000 पे नए डलवाए थे। अपोलो अल्फा H1 इसका नाम है। तो 13,000 पे टायर टकले हो गए थे, तो मैंने न्यू डलवाए। तो ये मुझे कुछ 1.5 साल नहीं, अराउंड दिसंबर में या नवंबर में मुझे इसका खर्चा आया था। जो कि अच्छे चल गए थे टायर, ऐसा नहीं है कि मतलब ख़राब चले, टायर काफ़ी चल गए थे। उसमें ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी ग्रिप बची हुई थी, लेकिन टायर के अंदर जो है कुछ 6 या 7 पंचर एक साथ निकल गए थे। तो वो एनी हाउ मुझे चेंज कराना ही था, तो वो टायर चेंज कराए। फिर उसके बाद और क्या खर्चा है। ब्रेक पैड अराउंड मैंने उसके कुछ 3 या 4 बार चेंज करा चुके हैं अभी तक। तो एक ब्रेक पैड जो है इसका आता है, वो 450-500 रुपये के आसपास का एक ब्रेक पैड आता है, आगे का और पीछे का भी। आगे के कुछ 3 या 4 बार चेंज कराए, पीछे के 2 बार चेंज कराए, केस 2 या 3 बार। सीधा अपन पेन पॉइंट्स पे आएंगे। और 16,000 या 17,000 किलोमीटर चलने के बाद अराउंड गाड़ी ने मुझे अभी तक के कुछ 70 या 80 हज़ार रुपये तक का खर्चा दे चुकी है गाड़ी, 70 या 50 हज़ार। क्योंकि फिर टायर चेंज कराने के बाद मैंने उसके ही एकदम उसके नेक्स्ट मंथ ही मुझे चेंज प्रॉकेट का खर्चा आ गया। तो इसके जो तीत हैं वो पूरे टकले हो चुके थे। तो मैंने ये चेंज प्रॉकेट जो है नया डलवाया। ये कुछ अराउंड 3,000 3,500 रुपये का मुझे पड़ा। तो ये नया चेंज प्रॉकेट है इसका, कंपनी का। ये मैंने डिफरेंट रोल ऑन के लेने की सोची थी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, तो मुझे कंपनी के ही चेंज प्रॉकेट डलवाने पड़े। तो मैंने कंपनी का चेंज प्रॉकेट डलवाया, फिर KTM वालों का ही। फिर चेंज प्रॉकेट, फिर और भी क्या खर्चा है। अगर आप अपग्रेड कर रहे हो बाइक को, तो आपको इसमें कुछ खर्चे आएंगे। जैसे आपने पहली बार मैंने भी नाम सुना था कि इंजन फ्लशिंग होगी, कूलेंट फ्लश होगा। ये सब जो है नए नए वर्ड्स मेरे को सुनने मिले थे कि मतलब ये भी होता है क्या। क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ 3 बाइक चलाई थी। 3 बाइक जो है, एक सुजुकी जिक्सर चलाई और 1 साल 1.5 साल के आसपास। उसके बाद मैंने जो चलाई है वो R15 V3 थी मेरे पास, उसको भी कुछ 1 साल 1.5 साल या 1.5 साल के आसपास चलाई। फिर हंटर ख़रीदी हम लोगों ने। हंटर हम लोग ने इसलिए बेच दी क्योंकि हंटर के अंदर जो थे हीटिंग इश्यूज़ आ रहे थे। अब पता नहीं ये यूनिवर्सल इशू था उसका या मेरी बाइक में ही कुछ ज़्यादा हीट मतलब कर रही थी मेरी बाइक। तो वो 1 साल या 8-9 महीने 10 महीने चलाने के बाद वो हंटर हम लोगों ने बेच दी। फिर उसके बाद मेरा भाई का प्लान था कि वो स्पीड 400 ले, बट मैंने ही उसको बोला कि मतलब भाई स्पीड नहीं लेते अपन, स्पीड 400 अपन KTM चलाते। और ट्रस्ट मी गाइज, मतलब हाँ ठीक है, खर्चा देती है गाड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रिग्रेट नहीं हुआ मुझे इस चीज़ का। समझ रहे हो, मुझे रिग्रेट नहीं हुआ इस चीज़ का कि मैंने KTM ने, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इसकी हैंडलिंग एक नंबर है।
अगर कोई भी KTM राइडर से पूछ लो, इसकी हैंडलिंग एक नंबर है, ब्रेकिंग पावर एक नंबर है, इवन इसका पुल जो है वो एक नंबर है, मतलब मस्त पुल होती है गाड़ी। इवन स्लो RPM पे भी गाड़ी जब आप थ्रॉटल दोगे तो वो बहुत प्यारी तरीके से पुल होती है गाड़ी। और लुक्स तो मैं क्या ही बोलूँ, आपके सामने ये गाड़ी आप देख लो, लुक्स एक नंबर है गाड़ी के। और पिकअप जो पकड़ती, इवन 250 सीसी होने के बावजूद भी गाड़ी जो मतलब पिकअप गाड़ी का है ना, बहुत प्यारा है। और लुक वाइज तो क्या ही बताऊँ मैं, लुक वाइज भी गाड़ी एक नंबर है, बहुत मस्त चलती है, एकदम प्यारी चलती है गाड़ी। तो ये सब जो थी इसकी कुछ कॉन्स बातें थी। अब मैं इसकी कुछ अच्छी बातें भी बताना चाहूँगा। अच्छी बातें मैंने बताई दी है ऑलरेडी, कि गाड़ी दिखने में बहुत प्यारी है। इवन इसका फ्यूल कैपेसिटी, मतलब इसका जो टैंक है, टैंक इसका कुछ 15 लीटर का आता है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये गाड़ी से कि अगर यह गाड़ी आपको अच्छा एवरेज निकाल के देगी 250 सीसी होने के बाद भी, कि 35-40 का एवरेज, तो 35 तक का भी अगर एवरेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो अब डिपेंड करता है कि आप कैसे राइड करते हो गाड़ी को, क्योंकि ये गाड़ी एवरेज के लिए नहीं है मेरे भाई। अगर आप गाड़ी के लिए एवरेज, मतलब एवरेज के लिए गाड़ी अगर आप चूज़ कर रहे हो कि ये गाड़ी चलो 250 है तो ये एक अच्छा एवरेज देगी, तो ये गाड़ी एवरेज के लिए नहीं है। मुझे तो मुंबई, जैसे मैं मुंबई सिटी में रहता हूँ, तो अगर मैं इसके पीक आवर्स पे निकलता हूँ, जैसे कि सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के 12 बजे तक के, तो इतना ट्रैफिक होता है ना मुंबई में, हाईवेज़ पे, सिटीज़ में, या SV रोड पे चले जाओ या लिंक रोड पे चले जाओ, पूरा मुंबई समझो जाम रहता है उस टाइम पे। तो सिटी राइज की अगर बात करें तो मुझे ये कुछ 30 के अंदर देती है, ऐसे 28 का 27 का एवरेज मुझे ये गाड़ी देती है सिटी के अंदर, अगर पीक आवर्स में मैं निकल। और यही मैं अगर हाईवे पे चलाऊँ और गाड़ी को पुल करूँ अच्छे से, मतलब एग्रेसिवली चलाऊँ, एकदम खूंखार तरीके से चलाऊँ, तो भी गाड़ी मुझे एक कम एवरेज देती है। इसे एकदम अगर आप इससे अच्छा एवरेज एक्सपेक्ट करना चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि अच्छा एवरेज दे गाड़ी, तो इसका मतलब स्वीट स्पॉट है जो कि 5,000 से 6,000 के RPM के बीच में है, उसमें आप गाड़ी को चलाओ, चौथे गियर पे चलाओ, 5वें गियर पे चलाओ, अच्छे से चलाओ गाड़ी को, तो गाड़ी आपको एक अच्छा एवरेज निकाल के दे देगी। लेकिन अगर आप गाड़ी एकदम एग्रेसिवली चला रहे हो और मतलब फुल गाड़ी को रेड लाइन कर रहे हो, तो आप इससे एवरेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गई एक बात। 15 लीटर का होने के बावजूद भी टैंक मतलब अच्छा चल जाता है, फिर डिपेंड करता है कैसे चलाते हो कैसे नहीं चलाते हो। दूसरी बात हैंडलिंग, आए अरे यार एकदम, मतलब ये बहुत प्यारा टॉपिक है हैंडलिंग। गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो एकदम प्यारी है। और ट्रैफिक जो ऐसे फ़िल्टर करती है ना बाइक, ये बहुत प्यारा फ़िल्टर करती है ट्रैफिक। तो हैंडलिंग इसकी एक नंबर है। ब्रेकिंग, आप सब लोगों ने सुना होगा कि KTM ब्रेक्स एक नंबर प्रोवाइड करता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये गाड़ी वाकई में एक नंबर मतलब ब्रेक के साथ आती है। बहुत अच्छी ब्रेकिंग, मतलब ब्रेकिंग बाइट देती है जब भी आप इवन इसका रेयर पकड़ लो या फ्रंट ब्रेक, तो एक नंबर मतलब आपको मतलब ब्रेक देती है गाड़ी है, अच्छे ब्रेक प्रोवाइड करती है KTM। और लुक्स की तो मैंने बता ही चुका है, लुक्स एक नंबर है, सभी को पता है भाई KTM कैसे लुक्स देता है अपनी गाड़ी को। और हाँ, सस्पेंशन, इसके सस्पेंशन जो आते हैं ऑफ साइड आते हैं, तो उस वजह से गाड़ी की सीट हाइट काफ़ी छोटी हो जाती है। मतलब जैसे 800 mm की सीट हाइट, शॉर्ट राइडर भी अगर हो, जैसे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी ESD के ऊपर मैंने बनाई थी, तो उसमें शॉर्ट हाइट के बारे में एक्सप्लेन किया था उसकी। हालांकि 815 mm की सीट हाइट है, तो उस पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 5.5 के जो राइडर्स हैं उनको थोड़ा, उससे जो नीचे हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसे कोई इशू नहीं, शॉर्ट राइडर हो तो भी आप चला सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो लेने का और आप शॉर्ट राइडर हो, तो आप जाओ एक बार इसकी टेस्ट राइड लेके देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये रही कुछ बातें इसकी। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली और हाँ, एक और चीज़ और जो बहुत कम गाड़ियाँ आपको प्रोवाइड करती है, आपको KTM में मिल जाएगा और एक R15 में मिल जाएगा, तो वो जो है इसका क्विक शिफ्टर। इसमें तो बाई डायरेक्शनल आता है, जिसमें आप अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो, तो क्लचलेस। तो ये एक इसका बेनिफिट है। तो ये आपको ये खाली KTM प्रोवाइड करता है, और हायर CC की बाइक जो आती है उसमें मिल जाता है। और जो R15 में आता है वो सिर्फ मेरे ख्याल से अप शिफ्ट ही होता है, उसके अंदर डाउन शिफ्ट में आपको क्लच यूज़ करना पड़ता है। लेकिन KTM में ऐसा कोई इशू नहीं है, इसमें आप डाउन शिफ्ट आराम से क्लचलेस यूज़ कर सकते हो गियर को। जो कि अगर आप ड्रैग व्रैग कर रहे हो कहीं, मतलब अच्छा रोड देख के, सेफ्टी देख के, कोई ऐसा रोड है जहाँ पे पब्लिक नहीं है या व्हीकल्स इतने नहीं चलते, अगर आप वहाँ पे कर रहे हो तो इट्स ओके। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा ये गाड़ी कितनी प्यारी है हैंडलिंग में और कितनी अच्छी है। तो लेट्स गो, अब चला के देखते हैं हम लोग डायरेक्ट को।
लेट्स गो। यू कैन सी गाड़ी क्या प्यार से पुल होती है यार। इवन इसकी हैंडलिंग भी एक नंबर है। ब्रेक्स क्या निकल रही है गाड़ी। ब्रेक्स तो फिर लाजवाब है ही, नो डाउट। क्या बाइक है, क्या बाइक है, बहुत प्यारी है, मज़ेदार। हाँ लेकिन जो खर्चीली है गाड़ी बस ये है, तो ध्यान से अगर आप जो है मतलब ध्यान से अपग्रेड करना, अगर आपका अपग्रेड करने का प्लान है, पॉकेट अगर इजाज़त देती है तो ज़रूर अपग्रेड करना। एक बार चला के देखना बाइक को। अगर आपके किसी फ्रेंड के पास सेम मतलब सेम जनरेशन की अगर ड्यूक जेन 3 है 250 या 390, तो आप उसको एक बार चला कर ज़रूर देखना। उसके बाद आपका खुद बोलेगा यार गाड़ी में कुछ तो बात है। मतलब एक अलग ही लेवल का फ़न है गाड़ी, ये बहुत फ़न टू राइड बाइक है, बहुत फ़न टू राइड बाइक है ये। और ये मुंबई का ट्रैफिक इस टाइम पे। तो हाँ, यही था आज के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टा पर अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्प्ले हो रहा होगा तो ज़रूर फॉलो करना याद से, भाई को सपोर्ट करो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइज़।